अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रशारीज रिव्यू और मैं हाज़िर हूँ वीकली रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में। लेकिन सबसे पहले वो बात जो अभी तक आप भूलते ही जा रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करूं आपको जो है वो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, बेल आइकन जो है उसको दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा। और इसके साथ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जो है वो भी करना मत भूलिए। तो वीकली रिव्यू में सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रामा सीरियल सबात की। सबात जो है वो बहुत अच्छा जो है वो जा रहा है, लेकिन ये जो किस्त है ये थोड़ी सी स्लो थी और इसमें कुछ ख़ास नहीं हुआ। हमने ये देखा कि जब हसन घर वापस आता है और अनाया इससे पहले कि उसे कुछ बताए कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, हसन साहब के अंदर का जलील इंसान जो है वो जाग उठता है और उस पर वो ढेर सारे इल्ज़ामात लगा कर उसको जो है वो हैरान परेशान कर देते हैं। अनाया इस चीज़ से बिल्कुल शटर्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है और हसन ये सब कुछ क्यों कह रहा है, और वो अपनी कोई भी सफाई जो है वो हसन को नहीं देती। ये गलत बात है, उसको जो असल बात है उसके मुंह पर दे मारनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से ड्रामा आगे कैसे बढ़ता है। अनाया जो है वो हसन का घर छोड़कर, जो कि किराए का घर उन दोनों ने ले लिया हुआ था, वो घर छोड़कर जो है वो अपने माँ के घर जो है वो वापस चली जाती है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसका वालिद जो है वो घर पे नहीं है, क्योंकि वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये अपना दुख जो है वो अपने वालिद से शेयर करना चाहती है, लेकिन उसकी वालिदा जो है वो उसके वालिद की बीमारी के बारे में बताती है जिसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ था उससे। अनाया जो है इस चीज़ से और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उस तरफ हम देखते हैं कि हसन जो है वो अपने घर वापस जो है अपने वालिदैन के घर जो है वापस चला जाता है और वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऑब्वियसली वो अनाया से जो है अनॉयड है, गुस्से में है। उसे लगता है कि अनाया ने उसे जो है उसके साथ बेवफाई किया है, और जब उसकी माँ उससे इस चीज़ के बारे में पूछती है तो वो फट पड़ता है और बताता है कि अनाया जो है गलत लड़की है। लेकिन उसकी माँ जो है वो बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं करती और वो उससे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हसन जो है कोई बात भी सुनना नहीं चाहता। मेराल जो है शी इज़ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हसन वापस आ गया और अनाया की ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो भी ख़राब होने जा रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं हमारे वो जो है अपने क्लिनिक जा रहे हैं और अपने मरीज़ों को देख रहे हैं, और इस चीज़ का इंकशाफ जो है अनाया की दोस्त उसके सामने करती है कि उसकी एक और दोस्त ने अपॉइंटमेंट जो है वो ले रखी है डॉक्टर से, और जो है वो उससे अपनी कंसल्टिंग जो है वो कर रही है। अनाया जो है इस बात से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्वियसली परेशान है। यहीं पे जो है इस किस्त का ख़ात्मा हुआ, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ जो है नहीं हुई। हाँ, अनाया से मिलने के लिए हसन की माँ जो है उसके घर आती है और अनाया जो उसको घर में बुलाने की बजाय गाड़ी में बैठ के उससे बात करती है और वो कहती है कि इस बारे में वो कोई बात जो है वो करना नहीं चाहती। अनाया की सास यानी कि हसन की माँ जो है वो मायूस होकर वापस जो है वो चली जाती है। अब ये ड्रामा जो है वो उस फेज़ में चला गया है जिसमें हम सफ़र था। आपको याद होगा हम सफ़र में खिरत जो है माहिरा ख़ान जो है किस तरह से प्रेग्नेंट होती है, फवाद ख़ान जो है उसके बेटे की, उसकी बेटी की बच्चे की, और उसकी माँ जो उसको पता नहीं चलने देती है, उसको पता नहीं चलता, उसको बहुत बाद में पता चलता है। यही चीज़ जो है अब यहाँ पर जो है शुरू हो गई है। अब हमें जो है नाजरीन जो है वो हमदर्दी करना शुरू होंगे अनाया के साथ, क्योंकि वो बेगुनाह है और उसके साथ जो है वो प्रेग्नेंट भी है, और हसन जो है वो बेवकूफ़ाना हरकत जो है वो कर रहा है। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये किस जो है वो इतनी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं थी, ना इसमें इतना कोई हुआ जिससे आप कह सके कि ड्रामा जो है वो आगे बढ़ा है। अब ड्रामा थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन स्टिल अभी भी सबात जो है वो जितने भी ड्रामास चल रहे हैं उन सब में से दी बेस्ट है। इसके लिए थम्स अप है अभी भी, क्योंकि ये ड्रामा उतना घटिया और बेहुदा कभी भी नहीं हो सकता जितना मोहब्बत तुझे अलविदा, ज़बाइश या सराब जो हैं वो हैं।
और अभी भी ये ड्रामा जो है वो अच्छा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ये ड्रामा पहले से जिस स्पीड में जिस पेस में ये चल रहा था उसमें दोबारा आ जाएगा इस किस्त के बाद, और हमें ये जो है और ज़्यादा इसमें वो दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी ये ड्रामा जो है वो बेहतर जा रहा है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे अलविदा जो है वो अनोइंग और बेहुदा ड्रामा होने का रिकॉर्ड जो है वो कायम करता जा रहा है। इस किस्म में हमने ये देखा कि उल्फत जो है उसने आखिरकार मना लिया। ऑब्वियसली हमें पता था कि ऐसा ही होगा, जैसे मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये जुदाई की कॉपी है। इसको बहुत ज़्यादा बेहुदा कर दिया गया है, बोंगा कर दिया गया है, लेकिन पैटर्न वही है। ये जुदाई की कॉपी है इंडियन मूवी की, श्रीदेवी की जो मूवी थी। और अब जो हैं ये सब लोग जो हैं वो नए घर में जो हैं वो चले गए हैं। वहाँ पे जाके उल्फत जो है वो अजीब ड्रामेबाजियाँ जो है वो कर रही है। उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि जिससे औरत ने कश्यप ने शफ़क़, हाँ, उसने ये सब कुछ जो है उसने ये लेके दिया है। अब वो उसी को नज़रअंदाज कर रही है। उसने घर के अंदर जो एक तस्वीर लगाई है शाहान की और अपनी, और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही इसका इतना ड्रामा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। ऑब्वियसली जो है ये उल्फत जो है वो बीवी है शाहान की और उसकी तस्वीर लगेगी, उस घर में भी लगी हुई थी। अब इस घर में ये तस्वीर लगाने की वजह से शाहान जो है अपसेट है, शफ़क़ जो है वो अपसेट है, और उल्फत जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रही है प्राउड और अच्छा। इसी तरह से उसने अभी तक शफ़क़ का जो है वो सबके रूम जो है वो डिसाइड कर लिए हैं। सबके रूम वो कहती है कि मैंने खुद डेकोरेट करवाए हैं, लेकिन अभी तक शफ़क़ का रूम जो है वो उसका डिसाइड नहीं हुआ उसने कहाँ रहना है। बात ये कहती है कि इसका रूम अभी जो है वो डेकोरेट हो रहा है, वो माँ के साथ सो जाए और यहाँ बच्चे के साथ सो जाए। वजह यह है ताकि शाहान जो है उसके साथ जाके ना सोए और उल्फत के साथ रहे। अब यकदम ही जो है उल्फत के अंदर वो जेलसी जो है वो जाग उठी है, जो वो पहले कभी भी नहीं थी। अब तुमने शौहर को बेचा है, पैसे लिए, तो ये जेलसी किस चीज़ की दिखा रही हो? मैं खामखा में जो इस चीज़ को एंगल को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा हमदर्दी हासिल करने के लिए। और एक बहुत अहम बात, मैं हैरान हो गया, बच्चे का कमरा दिखाया गया, क्योंकि शाहान जो है उल्फत से जब लड़ता है झगड़ता है तो वो बच्चे के कमरे में जाता है जहाँ पर शफ़क़ है। तो बच्चे का कमरा जो है किसी तरह भी बच्चे का कमरा नहीं लग रहा। उसके अंदर अल पचीनो की तस्वीर लगी हुई है, गॉडफादर की, जिसमें उसने गन पकड़ी हुई है। और एक बहुत ही ज़्यादा घटिया और बेहुदा बात जो मैंने देखी वो थी कि बेड जो है उसके पैरों वाली साइड पे एक अलमारी जो है फिक्स है और उसके अंदर जो है वो बुक्स रखी हुई हैं। उल्फत जैसी बेहुदा और घटिया औरत से जिसका इखलाक और इल्म से दूर दूर का वास्ता नहीं, उससे यही उम्मीद की जा सकती थी। उसने जो है इतनी, मतलब कि वो बुक्स जो हैं वो पैरों के साइड पे रखी हुई हैं जहाँ पर पैर जाके लगते हैं। अब दुनिया की कोई भी किताब हो, किसी भी मौजू में हो, इल्म जो है वो इल्म होता है और उसका अदब और एहतराम जो है सब पे फ़र्ज़ होता है। लेकिन ना तो अगर डायरेक्टर और राइटर जो है ये बताएं कि उल्फत की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये गलती है डायरेक्टर की कि जिसने ये चीज़ नोट ही नहीं की कि वो जो है बेड उसके साथ जो हैं वो पाँव लगते हैं और उसके अंदर बुक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान पाक है या इस्लाम की मजहबी किताबें, लेकिन कोई भी किताब, इल्म जो है वो इल्म होता है, उसका पैरों की तरफ जो है वो कभी भी जो रखना उसका जो है वो अच्छे अखलाक की और अच्छी अक्लमंदी की अलामत जो है वो नहीं होता। और यकदम आप सब ने नोट किया होगा कि उल्फत साहबा जो है उनको इंग्लिश आना शुरू हो गई। जो खातून इंग्लिश का एक वर्ड जो है, एक लफ्ज़ जो है वो भी नहीं बोल पाती थी, वो यकायक पूरे फ्रेजेस जो हैं, पूरे फिक्रे जो हैं इंग्लिश के वो बोल रही है और बात ही वो इंग्लिश में कर रही है। अब हमें ये बताया जाए, जुमा 8 दिन हुए उसको, ये जो सो कॉल्ड उसकी लॉटरी लगी, उसको पैसे मिले हुए। इन 8 दिनों में वो तो शॉपिंग करती रही और घर ख़रीदा उसने। सबसे पहले तो ये बताएं कि 10 करोड़ उसको मिले थे, कौन सा ऐसा कानून का ख़जाना मिल गया कि वो सब कुछ करती जा रही है। ये जो घर है 10 करोड़ का, तो ये घर होगा, पता नहीं कौन सा ड्रामा जो है वो, कौन से ज़माने का ड्रामा इन्होंने दिखा दिया है कि 10 करोड़ में घर भी है, शॉपिंग भी कर ली, गाड़ी भी ले ली और उसके बाद इस घर को मेंटेन करने के उसके पास पैसे भी हैं, क्योंकि सारे घर को मेंटेन करना किसने है? शाहान की जो है वो पैसे, उससे तो मेंटेन नहीं होगा। शफ़क़ जो है वो अपने पैसे नहीं लगाएगी, तो ये उल्फत के जो 10 करोड़ हैं उसी से मेंटेन होगा। और 10 करोड़ से ये पूरा घर ख़रीदा गया है, क्योंकि इतना बड़ा ये घर है, 10 करोड़ इसकी कीमत होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगी। प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं पाकिस्तान में।
पता नहीं ये क्या मंतक जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब जो है वो दिखा रहे हैं। बात हो रही थी उल्फत की इंग्लिश की, उसको धड़ाधड़ जो है इंग्लिश आ गई, कैसे आ गई भाई? इस चीज़ का जो है वो कोई भी मंतक नहीं है, कुछ भी नहीं बताया जा। और उसकी सहेली, जो उसकी सहेली थी वहाँ पे, यहाँ पे उसकी मुलाजमा जो है वो बनी हुई है और उसका मेकअप जो है वो फुल चेंज हुआ है। उसने जो है वो मेकअप जो है वो उसने कभी वो क्या से कहते हैं लड़कियाँ जो ब्लैक लगाती हैं, डार्क आइज, आई डोंट नो, वो सारा ब्लैक जो मेकअप होता है वो मेकअप जो है उसने वो स्मोकी आइज, यस, उसने स्मोकी आइज जो है वो मेकअप किया हुआ है मुलाजमा ने। और बिला वजह का ये जो एंगल जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उल्फत अब ये नहीं चाहती कि शहान जो है शफक के पास जा के रहे, और शफक जो है वो शहान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है और शहान भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार जो है वो हो चुका है। उसके बाद खाने की बातें होती हैं तो उसकी सास कहती है मुझे जो है दाल ला के दो, दाल क्यों नहीं बनाई? भाई दूसरी चीज़ें खाते हुए तो मौत पड़ती है, ठीक है, पिस्सा नहीं खाना, तुम्हारा जो है वो दिल का ऑपरेशन हुआ। अब सबको भूल गया हुआ है कि इस सास का दिल का ऑपरेशन हुआ है। उसके सामने पिस्सा जो है वो रखा गया था, उसके सामने जो है वो पास्ता रखा गया होता है, और फिर जो बिरयानी खा लो, सब बिला वजह जो है। सबसे पहले तो उल्फत की हरकतें जो लोगों को परेशान करने वाली है वो इस तरह की हैं नहीं कि जिससे परेशान हुआ जाए, लेकिन सब जो है उसकी हरकतों से वो परेशान है। उसका बेटा जो है वो भी शफक के साथ ज़्यादा जो है अटैच होता जा रहा है। इस किस्त में भी हमने देखा कि सोनिया हुसैन की जो है ओवर एक्टिंग जो है आसमान को छू रही है। पता नहीं कब जो है वो एक्टिंग करना सीखेंगी। मैंने तो इन खातून को एक्टिंग करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा जिसे एक्टिंग लगता हो। ये ओवर एक्टिंग की जो है ना महारानी है बस। अब हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो ड्रामा है, मैंने आपको याद होगा पिछली दफ़ा कहा था कि गुड्डी को ट्रेन में जो है वो चढ़ते हुए दिखाया गया, लेकिन होगा ये कि वो उतर चुकी होगी। वैसे ही हुआ। मैंने कहा था कि ये ड्रामा जो है आपको पता है कि आगे क्या होगा, इसमें कोई सस्पेंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मुझे लेकिन ये पूछना है डायरेक्टर से और राइटर साहब से कि वो ट्रेन में चढ़ी, ठीक है, इस तरफ से तो प्लेटफॉर्म था, उस तरफ से इतनी बड़ी, जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया उनको पता है, उसके हाथ में बच्चा है, ठीक है, वो ट्रेन से उतरी कैसे? ट्रेन से उतरी, ठीक है, ट्रेन से उतरी, इस पूरे छोटे से वक्त अरसे के दौरान ट्रेन से उतरी, पटरियों पे चल के वो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म जो है इतना ऊंचा है, आदमी के कद से ज़्यादा ऊंचा है, उस पर जो है वो जब ट्रेन गुजरती है वो उस पर खड़ी हुई होती है। ट्रेन से उतरना मुश्किल है, फिर उसके ऊपर चढ़ना जो है वो मुश्किल है। वो बच्चा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे कोई भी बंदा जो है वो चढ़ के दिखाए। खुदा के लिए इतना बेवकूफ़ मत बनाइए आवाम को। जो है आप इमरान अशरफ साहब, आपने अपनी तरफ से जो ये बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो क्रिएट कर दिया है, और सब जो हैं जितने भी हम टीवी अवार्ड्स जो हैं वो चलने वाले हैं, और उस पर जो है वो नकाद जो हैं और क्रिटिक्स जो हैं उनको जो है अवार्ड मिलने वाला है। और अब सारे जो हैं वो रिव्यू करने वाले जो हैं हम टीवी के सब ड्रामों को अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं ताकि हम टीवी उनको ये अवार्ड दे और फिर वो जो हैं वो फेमस हो जाएं। लेकिन हमें कोई अवार्ड ना तो चाहिए, ना ही हम नॉमिनेटेड हैं, तो इसलिए हम तो सच्चा रिव्यू करेंगे। तो गुड्डी वो मुझे ये बता दें कि चढ़ के कैसे इतनी जल्दी वहाँ पर वो जो है वो पहुँच गई। और उसके बाद जो गुड्डी घर जाती है, महक जो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है, और ताई जो है वो जैसे उसने प्लान किया था गुड्डी पर जुल्म करना शुरू कर देती है। गुड्डी फर्श जो है वो साफ़ कर रही होती है और ताई पाँव से आकर उसको गंदा करती है। आई मीन सो बोंगा सीन यार, मतलब कि तुम घर की मतलब मालिक हो और तुम ये सब कुछ कर रही हो। और उसके बाद इतना बड़ा जो है ये घर है, ठीक है, इतना बड़ा घर है और घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। गुड्डी को जो है वो कपड़े धोने के लिए कहा जाता है कि कपड़े धोने वाली नहीं आई, कपड़े धो दो, और वो हाथ से कपड़े धोने के लिए उसको कहा जाता है। मुझे इस घर की जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और इनका स्टेटस जो है उसकी भी समझ नहीं आ रही। अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, क्या हैं? इलेक्शन लड़ने की बातें जो हैं वो करते हैं, लेकिन घर जो है वो बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है। अब आप देखो कि उनका घर जो है वो बिल्कुल टूटा फूटा है। अब जहाँ पर एहसन तालिब साहब ने या इमरान अशरफ ने जो है वो शूटिंग की है, वहाँ पे जाके इन्होंने पेंट तक जो है वो घरों को करवाने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं की। इसी तरह खान साहब जिन्होंने कैदी रखे हुए हैं, उनका घर भी बिल्कुल टूटा फूटा है। और मैंने कहा था आपको कि दूसरा आशिक जो है वो मामी का आशिक है। देखा, मेरी बात सच्ची निकली ना, कि दूसरा आशिक जो है मामी का आशिक है, और मामी ड्राइवर को बुलाने के लिए फ़ोन नहीं कर रही, ठीक है। इतना खेतों में इतने बड़े खान साहब जिन्होंने ज़ाती जेल रखी हुई है, जिनकी इतनी अप्रोच है, उनकी बीवी जो है खेतों में चल के जा रही है और वो उस जेल तक पहुंचती है।
उसको अपने आशिक को देखने के लिए। शायान को जो है रखा हुआ है जिंदा ताकि अपनी बेटी से उसकी शादी की जाए। मुझे जो है वो इमरान अशरफ बताएं या डायरेक्टर जो है एहसन तालिश साहब बताएं कि उस दूसरे कैदी को किस खुशी में जिंदा रखा हुआ भाई? तुमने मामी से शादी कर ली, उसको मरवा देते, तो उसको क्यों तुमने रखा हुआ है जिंदा? हमें बताने के लिए या बाद में मामी को बताने के लिए कि ये वो जो है भागा नहीं था, उसकी जो है मजबूरी थी, और अब वो क्या होगा कि मामी की शादी से करवाएंगे मामे से तलाक लेकर। और उसके बाद जो है दूसरी बात, ताई माँ जो है उनका भी अफेयर चल रहा है। हाँ जी, ये सब के चक्कर चल रहे हैं सवाए आदम और गुड्डी के, जो अभी बाद में चलेगा। अब ताई का भी अफेयर चल रहा है डॉक्टर के साथ, और वो डॉक्टर से मिलकर अपने शौहर को ऐसी अद्वियात दे रही है जिससे उसका बेड़ा गर्क होता जाए। अब मुझे ये बताएं, ताई जो है अपने शौहर को किस बात की सजा दे रही है? क्योंकि उसके शौहर ने उसके साथ बेवफाई की थी जवानी में, और अब वो उससे बदला ले रही है। उसके शौहर ने खुल्लम खुल्ला बेवफाई की थी, नाचने गाने वाली औरतों को लेके आता था। ताई जो है छुप छुपा के जो है वही काम कर रही है जो शौहर ने जो है वो खुल्लम खुल्ला किया था। दोनों में क्या फर्क है? और तो और बेटी भी वैसी है, जैसा गंदा बाप जैसी गंदी माँ वैसी गंदी बेटी। उसने भी अपने आशिक जो है उसको घर में बुला लिया। आहा, और मज़े की बात क्या हुई है? मज़े की बात ये हुई है कि वो दोनों बैठे बातें कर रहे हैं और एक गमला गिरता है और सारी हवेली जो है वो जाग जाती है। और गमला गिरता कहाँ पे है? कच्ची जमीन पे। यार, अब एहसन तालिश इतने अच्छे डायरेक्टर हो आप। इमरान अशरफ साहब, आप राइटर नहीं हो, ठीक है, आप अभी अपने शुरू किया है अपनी कलम का कमाल दिखाना, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो सिचुएशंस का ख्याल करो। इतने भी बोंगे नहीं है लोग। एक गमला अगर गिरता, ऐसे गिरा है वो गमला, ये नहीं कि ऊपर से किसी ने गिराया है तो कि उसका इतना शोर होगा। ऐसे अगर गमला गिरा है तो उसका कितना शोर हुआ होगा अगर वो पक्की जमीन पे भी होता। सारे घर की हवेली, ताई, महक, दादा, सब लोग जाग गए हैं, और वो गिरा भी कच्ची जमीन पे था। और फिर वही सिचुएशन जो सबको पता है, ताई जो है वो इल्ज़ाम लगा देती है महक पे कि ये तुमसे मिलने के लिए आया था अपनी बेटी को बचाने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि ये इस ड्रामे में बिल्कुल जान नहीं, सब इसकी बड़ी तारीफ़ें और ये और वो ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं जैसे क्या जो है अमजद साहब का लिखा हुआ ड्रामा हो गया। लेकिन हकीकत में जो लोग ड्रामा को जानते हैं, जिन्होंने ड्रामा देखा हुआ है, वो इस पर हंस रहे हैं, और जो पेड रिव्यूज़ किए जा रहे हैं वो पता नहीं इसको जो है आसमान पर जो है चढ़ाए जा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या ड्रामा है। और अब सब ड्रामा देखने वाले जितने भी लोग हैं, आपको पता होगा, हर किसी को अंदाज़ा हो रहा है कि आगे क्या होगा। इस ड्रामे में बिल्कुल भी कोई जान नहीं। जैसे पिछली किस्त में थोड़ा सा मैंने महसूस किया था, ये ड्रामा ऐसे चल रहा है, अप डाउन। इसमें कोई भी ऐसी कोई अब मतलब आपको तजस्सुस नज़र नहीं आता। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि शायान जो है उसका कैदी उसको कहेगा दोस्त कि तुम उसकी मामे जो उसका मामू उसकी बेटी के साथ शादी कर लो, तो वो तैयार हो जाएगा। अब वो तैयार होगा और बाहर निकलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, कितना ये हमें अजाब जो है ड्रामा जो है हमें और देगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक और ड्रामा जो हमें और अजाब दे रहा है, उसका नाम है सराब। सराब की इस किस्त में कोई ऐसी ख़ास बात जो है वो नहीं हुई, सवाए जो है हमारी ग्लिसरीन गर्ल के रोने धोने के। पिछली किस्त में, इस किस्त में हमने देखा जो थप्पड़ जो है अब्बा ने मारा उसको, क्योंकि वो फ़ोन कर रही थी असफंदियार को, सामी ख़ान को, और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसके थप्पड़ खाने पे वो ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई बाप की न, तुम मंगनीशुदा बेटी हो, तुमने अपनी मर्जी से मंगनी की है, अब तुम किसी और के साथ भाग जाने की और शादी की बातें कर रही हो। अगर तुम्हें बाप ने मारा ठीक है, मारना गलत है, लेकिन तुम्हें पता है क्यों मारा? इतना हैरान क्यों हो रही है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? और उसके बाद जो है उधर हमारे जो हीरो साहब हैं वो अपनी माँ से कहते हैं, क्योंकि हुरैन को जो है वो किसी पीर की दरगाह पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब वो फुल चीज़ वो शुरू हो गई है कि इसके ऊपर जिन का साया है, इस पे किसी ने तावीज़ करवाए हैं, इसलिए ये ऐसी हरकतें करती है, तो इसको जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। अब सबसे पहले एक रिव्यू करने वाली खातून है, उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो इस ड्रामे को पहले कह रही थी मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगी, क्योंकि उनको पता इस ड्रामे में कोई जान नहीं है। लेकिन अब इन्होंने रिव्यू करना शुरू कर दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ,
इसलिए क्योंकि ये हम टीवी का ड्रामा है और हम टीवी जो है अवार्ड जो है वो मिलने वाले हैं और उनकी नॉमिनेशन भी है, तो उन्होंने कहा मैं अब करूँगी। और उसके बाद उन्होंने इस ड्रामे की तारीफ़ें जो हैं करने शुरू कर दी। हालांकि ड्रामे में एज सच कोई भी ख़ास बात नहीं है, कोई जान नहीं है। और वो बात कर रही थी सोनिया हुसैन की एक्टिंग की। सोनिया हुसैन बिल्कुल जो है वो एवरेज दर्जे की अदाकारा हैं और यहाँ पर तो वो ओवर एक्टिंग जो है वो कर रही हैं। बात ये चल रही थी कि उन्होंने खातून ने ये कहा कि ये बच्ची जो है इसको दिखाया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी बहन उस पर रोब झाड़ती रहती है। ये जो नमल है दानिश जहांगीर, रियली कौन सा सीन है मुझे ये बताएं कि वहाँ पर उसने रोब झाड़ा हो और ये जो है इसने अपने आप को जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो एहसास कमतरी में दिखाया अपने आप को। बल्कि हुरैन जो है सबके साथ झगड़ा कर रही होती है, सबके साथ रोब जमा रही है। उसकी बहनें जो है उनको ये कह रही तुम दोनों जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। वो किसी की बात ही नहीं सुन रही, किसी को तवज्जो नहीं दे रही, किसी को तवज्जो के लायक ही नहीं समझती, अपनी दुनिया में मगन है। और उन्होंने खातून ने ये कहा कि ये जो है ना उसकी बहन की वजह, हालांकि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके बारे में केयरिंग है। ठीक है जी। इसके सामने ये देखा कि उसके वालिद और उसकी माँ जो है उसको वो दरगाह पे लेके जाते हैं और कहा जाता है कि ये दरगाह जो है उसको वहाँ पर रखा जाएगा जब तक हुरैन को खुद ख्वाब में आकर जो है वो वो नहीं होती, कैसे कहते हैं, पता नहीं चलता कि जिन जो है वो उतर गया है और वो ठीक हो गई है। और उधर जो है हसबैंड जो है वो अपनी माँ से कह रहा होता है मैं उसे जाके लेके आऊँगा, मैं उसे वहाँ से लेके आऊँगा, मैं उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं दूँगा। उसके साथ कोई और मसला है, उसके ऊपर जिन नहीं है। अब सबसे पहले मैंने गूगल पे रिसर्च किया है, तुमने किन अलामात पे गूगल पे रिसर्च किया भाई? और उसके बाद अपनी माँ से वो कह रहा होता है, उसकी माँ कहती है भाई तुम क्यों जाओगे, हम पे तो इल्ज़ाम लगा हुआ है पहले से ही, यानी कि तुम पे पहले इल्ज़ाम लगा हुआ है कि तुमने और तुम्हारी माँ ने जादू किया और तुम उनसे लेने के लिए जाओ, तुम्हारे साथ क्या क्यों वो भेजेंगे? और फिर वो कह रहा अगर आप इजाज़त नहीं देंगी तो मैं जो है आपकी इजाज़त के बगैर ही चला जाऊँगा। एडा तू ताबेदार, माँ तेन रोज़ाना कुछ ना कुछ कहती, तू दी गल नहीं मनता। और उसकी माँ रोज़ाना उसे कह रही होती है कि ये ना करो, वो ना करो, वो बात नहीं मान रहा और इस बात पे वो अपनी ताबेदारी दिखा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। यकीन कीजिए मैं बहुत ही मायूस हूँ इन सारे ड्रामों से, लेकिन ये ड्रामे जो है मैं देखता हूँ और रिव्यू करता हूँ ताकि आप लोग जो है इन ड्रामों से बच सकें। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत की कहानी में कोई भी जान नहीं है। और एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है मैं नोट कर रहा हूँ वो यह है कि इस ड्रामे को एक मर्द साहब ने लिखा है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उस साहब ने औरत का किरदार किस तरह से लिखा है। मुझे याद है जब ड्रामा मेरे पास तुम हो चला था तो जो है ख़वातीन के हकूक़ वाले जो है वो अदालत चले गए थे और इसकी आखिरी किस्त को रोकने के लिए कि ये ऑनर ना जाए, क्योंकि इसमें औरत के किरदार को मस्ख़ किया गया है और औरत के किरदार को घटिया दिखाया गया है। यहाँ पर कोई क्यों नहीं जाग रहा जहाँ पर वाकई में औरत के किरदार को घटिया जो है वो दिखाया जा रहा है। नूर आंटी जो है वो घटियापन की इंतहा किए जा रही हैं, वो औरत की इतनी तजलील कर रही हैं कि औरत ये है, औरत वो है, और मर्द को इस तरह इस्तेमाल करती है, मर्द को इस तरह से इस्तेमाल करती है, मर्द को बेवकूफ़ बनाती है और मर्दों को बेवकूफ़ जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसके सामने ये देखा कि नूर आंटी जो अपनी बेटी से बातें कर रही हैं उसको ज़िंदगी के अनोखे और आला सबक जो हैं वो सिखा रही हैं और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं सयाद। और उसकी बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है उससे पूछती है सयाद का मतलब क्या है, यानी कि अब नूर आंटी उसकी पूरी तफसील बताएंगी। अब भाई तुम कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारा सिलेबस उर्दू का जो है वो दूसरी क्लास के बच्चों का नहीं है, तुम्हें सयाद लफ्ज़ का मतलब नहीं पता। यार प्लीज़ थोड़ी सी तो रिसर्च किया करो, थोड़ा सा तो तुक रखा करो जब ड्रामों को लिख रहे होते हो आप लोग। एक कॉलेज की बच्ची को ये नहीं पता। हाँ, उसके बाद नूर आंटी जो हैं वो जुल्म की इंतहा कर रही हैं। जनाजा घर में पड़ा हुआ है और बगैरती, बेहिसी और जहालत की वो इंतहा ये करती हैं कि बेटी से कहती हैं गाना लगाओ, हमें इससे क्या मतलब, अब जब तक वो जनाजा दफना के आएंगे तब तक हमारा गाना ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ, बिलाल का दोस्त है रिजवान और वो उसके बाप के मरने पर उसके जनाजे पे नहीं आता। रिजवान ने भी बेहिसी की इंतहा कर दी।
जेवरात बेचकर जो है वो पैसे हैं वो लेके आता है और नूर को जो है वो देता है, और नूर आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और बोंगा, और एक बोंगापन जो दिखाया गया कि जिस औरत की वजह से बंदा मरा है उसको कुछ भी नहीं कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो जो है पुलिस को बुला लेती है, क्योंकि बिलाल की माँ जो है उससे कह रही थी तुमने मेरे शौहर को मारा है और मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वो वीडियो बना लेती है। अब मुझे सबसे पहले ये तो बताएं कि उसकी बेटी आराम से खड़ी हुई थी, वो भी खड़ी हुई थी। अब अगर उन्होंने कैमरा कहीं भी रखा हुआ था वीडियो बनाने के लिए, तो इनको कैसे पता था कि उसकी बिलाल की माँ वहीं पे आके खड़ी होगी और वहीं पे जो है वीडियो जो है उसका बन सकेगा वहीं। और पुलिस को जो है वो वीडियो जो है वो दिखाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, और पुलिस बिलाल की माँ को पकड़ के ले जाती है इस जुर्म में कि उसने जो है नूर आंटी को धमकियाँ दी हैं। बड़ी एफिशिएंसी है भाई, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई जा रही है। अमेरिका की पुलिस है ना, सिर्फ धमकी देने पे जो है वो आपको पकड़ के ले गए। अजीब बोंगापन जो है दिखाया। आंटी जो है वो उल्टा ना तो वो उसके पास कोई किरायानामा है, ना वो किराए पर रह रही है, और इसके बावजूद उन पर रोब जो है वो जमा रही है। आखिरकार जो है वो उस घर से निकलती है, और क्योंकि आंटी का किरदार बहुत ज़्यादा अनोइंग और बोंगा है, और आपको उसको देखकर जो है आपको गुस्सा आता है कि यार ऐसी ज़हनियत का कोई हो सकता है, जैसे हमें दिखाने की कोशिश की गई है। औरत के किरदार को इतना ज़्यादा मस्ख जो है किया गया, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन के किरदार को आला और बेहतर दिखाएं, ताकि हमारे जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उनको अपनी माँ, बहन, बेटी और दूसरी ख़वातीन की इज़्ज़त करने का दिल चाहे, बजाय ऐसे जो किरदार आप दिखा रहे हो जिससे औरत से नफरत महसूस होती है। आपको पता नहीं आपका मकसद वाकई मर्दों को औरत से नफरत करवाना है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आखिर रिजवान साहब ने जो जेवरात बेचे थे उसका जो है वो पता चल गया, जेवरात के गुम होने का, क्योंकि ये तो नहीं पता चला कि रिजवान ने मतलब कि उड़ाए हैं, लेकिन जेवरात जो हैं वो गुम हो गए हैं। तो उस तरफ ज़रीमशाह खान और सबा हमीद साहबा में फिर जो है सास बहू वाली चकलश जो है और लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। शहूद अलवी जो हैं वो उनके बेटे को आखिरकार दिखा दिया गया, बड़ी देर से सस्पेंस में रखा हुआ था, जिसके साथ शादी होनी थी सबा हमीद की बेटी की, उसको नहीं दिखाया जा रहा था। उसको दिखाया कि उसको भी स्किज़ोफ्रेनिया ही है शायद, क्योंकि वो भी शीशे में खड़ा अपनी दुनिया में गुमसुम जो है वो दिखाया गया उसको। शहूद अलवी जो है वो चाहते हैं कि उसकी बहू यानी कि रिमशाह खान जो है उसकी तलाक हो और उसके बेटे के साथ उसकी शादी हो। उनकी अपनी आंख है उसके ऊपर, पता नहीं क्या बोंगापन जो है वो दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामों में। बार बार वही बात रिपीट की जा रही है, शादीशुदा औरतों के लोग जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। इस ड्रामे में और कोई भी जो है वो जान जो है वो नज़र नहीं आई, और ना ही ऐसी कोई ख़ास बात हुई। अगला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है जलन। जलन में इस हफ्ते की किस्त में कोई ख़ास बात जो है वो नहीं हुई। हाँ, एक ख़ास बात हुई। जो असफंजात की बहन है वो जो है वो मिशा और निशा के घर जाती है, तो उसे असल हकीकत जो है वो पता चलती है कि हुआ क्या है। वहाँ पर जो है उसके वालिदैन जो हैं उसको भेज देते हैं कि वो अपनी बेटी को उसके साथ नहीं भेजेंगे। वो वापस जब घर आती है तो निशा को जो है वो घर में देखती है और उसको घर से निकालने की कोशिश करती है। असफंज यार जो है वहाँ पे आ जाता है और ख़ूब ड्रामा जो है वो होता है, और असफंज यार जो है वो अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी करता है और उसको ये कहता है कि उसे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो जो है निशा को इस तरह से जलील करके घर से निकाले। और अगर यही बात है तो ठीक है, मैं आज ही अभी फ़ैसला करता हूँ और इसके साथ अपना रिश्ता जो है मैं बनाता हूँ। तुम लोगों को ये लगता है कि मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो वो फिर बग़ैरती और ज़लालत की इंतहा करता है। इतना घटिया इंसान, इतना बग़ैरत, और मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं जो इस्तेमाल करूँ, इतना घटिया और बग़ैरत किस्म का इंसान है कि वो जाता है मिशा के घर और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को उसके घर में उसके वालिदैन के सामने जो है वो धक्के देता है और तलाक दे देता है। बहुत 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 बुरा लगा मुझे यह सीन, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी वजह यह थी कि इतना क्रूअल और बेहुदा किसी भी इंसान को दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको जो है बेहुदा और क्रूअल जालिम जो है वो दिखाया गया है और उसने जुल्म की इंतहा कर दी। उसके बाद मिशा जो है वो बेहोश हो जाती है, उसे हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जाता है, जहाँ पर जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये ड्रामा जो है इस पर बैन लग गया था और फिर यकदम जो है इसको दोबारा चलाना शुरू हो गया, लेकिन अब इसको कोई भी जो है वो स्पॉन्सर जो है वो नहीं आ रहा है इसका ऊपर। जो पहले स्पॉन्सर जो है वो आते थे, अब पता नहीं इसको स्पॉन्सर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लेकिन
ड्रामा जो पहले इसका स्क्रिप्ट अच्छा था, उसका जो अच्छा जा रहा था, अब उसमें वो जान नहीं है। अब टिपिकल ड्रामा ये जो है वो होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो बेहूदगी दिखाई जा रही है, इसकी वजह से ड्रामे में जो है वो मेरी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अगला ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो है राज़े उल्फत। राज़े उल्फत में इस हफ्ते में हम देखा वही सेम ओल्ड स्टोरी कि बारात नहीं पहुंची, जो नहीं पहुंचनी थी, सबको पता था। पता नहीं इन्होंने शादी का इत्तेमाम क्यों किया हुआ था, जबकि पता था कि बारात नहीं आनी, दुल्हन तैयार है, हर चीज़ तैयार है, इतने लोगों को बुलाया हुआ है। चले, और जो साहब पहले मिले उससे शादी करवा दी, यानी कि इस्माइल साहब जो हैं, और उसका बाप इस्माइल को देख के कहता है शुक्र है तुम आ गए, तुम मेरी इज्जत रख लो और ये कर लो वो कर लो। अब सबको ये लग रहा है कि जुल्म जो है वो मुश्क के साथ हुआ है, लेकिन असल जुल्म तो इस्माइल के साथ हुआ है। मुश्क ने तो अपनी अय्याशी की, अपनी ड्रामे की, अपनी मोहब्बत की, हर चीज़ कर लिया। इस्माइल को किस चीज़ की जो है वो सज़ा मिल रही है, मुझे ये बताएं। उसका तो कोई कसूर नहीं, उसे ऐसी बीवी क्यों दी गई जो किसी और से जो है वो प्यार करती है। और इस्माइल जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसको पता है कि वो किसी और से जो है वो इतना ज़्यादा इश्क करती है कि अपने वालिदैन से उसकी खातिर लड़ रही है, झगड़ रही है, तो उसके साथ शादी तुम क्यों कर रहे हो भाई? मुझे ये बताएं। उस मर्द को जो है उसके साथ उसकी ज़िंदगी तबाह हुई है, यानी कि मुश्क के किए की सज़ा जो है इस्माइल को मिल रही है। और ये कहानी हम हज़ारों ड्रामास में, फिल्मों में देख चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस्माइल के अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक की वजह से मुश्क को जो है वो मोहब्बत हो जाएगी। हम दिल दे चुके सनम मूवी में भी ऐसा हुआ था। ये यार प्लीज़ यार कुछ तो नया लिखो, कुछ तो नया लिखो, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम अपने घर और जो है वही चेंज कर लो। अब इसमें पहले इस्माइल साहब का एक घर और था, वो घर जो है ड्रामों में इस्तेमाल होता रहा है, और अब ये जो है घर यकदम उसका घर जो है वो बदल गया है। ये घर वो है जो मोहब्बत तुझे अलविदा में उल्फत का घर था, जहाँ पर वो रहते थे पहले। और घिसी पिटी मोहब्बत में जो है वो अनूशे का फरहान जो सईद जो है जहाँ पर वो रह रहे हैं, ये वो वाला, सॉरी प्रेम गली में ये घर जो है वो कवि खान साहब जहाँ पे किराए पर रह रहे हैं, ये वो घर है। और इन्होंने आराम से इस्माइल साहब का घर जो है वो भी बदल दिया। उधर जो है वो इर्तज़ा साहब जो है वो बीमार पड़े हैं, बुखार पड़े, और डॉक्टर आके कहता है मोस्ट बोंगी वजह जो है बीमार होने की, लहरों में ये बहुत ज़्यादा जो है वो नहाया है, इस वजह से इसे बुखार हो गया। कराची की गर्मी में लहरों में नहाने से कौन बीमार होता है? और ये जो है वो क्या करते हैं, जो एथलीट है और एक्सरसाइज करता है, इतनी सी चीज़ से ये बीमार हो गया। और उसकी माँ कहती है बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लहरों में नहाने से क्या होता है किसी को भाई, आंटी। और उसकी अम्मा जो है उनका भी बड़े मज़े की बात है, शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, हमारी बहुत सारी अदाकारें जो इस उम्र में पहुंच चुकी हैं, सबकी सब जो हैं वो ब्लेफारोप्लास्टी जो है वो करवा रही हैं, यानी आंखों का ऑपरेशन आप ही करवाती हैं आंख अपने आप को यंग करने के लिए। तो वो कुछ सीन ऐसे हुए हैं जहाँ पर उनकी वो आंखों की ब्लेफारोप्लास्टी जो भी हुई है, और वो जो है गॉगल्स इस्तेमाल करती हैं, चश्मा इस्तेमाल करती है, जिसके पीछे उनकी आंखों की रेडनेस और ये वो सब नज़र आ रहा होता है। और कुछ सीन जो हैं वो ऐसे किए गए जब उनका वो जो चीज़ वो हो चुकी हुई थी। और अब जब दिल चाहता है, इन्होंने क्योंकि मिक्स सीन किए हुए हैं, जब दिल चाहता है वो वाला सीन दिखा देते हैं जहाँ पे उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, आंखें ख़राब वाला, और जब दिल चाहता है वो ठीक दिखा देते हैं, कोई तुकबंदी नहीं है। और उसके बाद मज़े के सीन जो है आप सबको पता है, निकाह अचानक हुआ इस्माइल साहब का, इस्माइल साहब वहाँ पे थे, इनके घर में और कोई भी नहीं है, तो उनकी सेज किसने सजा दी जी? खूबसूरत सेज सजी हुई है घर के अंदर, तेरे दूजा में है, तेनों बड़े चार चढ़े हैं। सेज सजी हुई है। और मज़े की बात से अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो है वो जब हमसाई जो है वो खाना लेके आती है, तो मुश्क ने रात को जो ठोकर मारी थी फूलों को जो वहाँ पर रखे हुए थे, वो सारे नीचे बिखरे हुए होते हैं। तो हमसाई जो है एकदम हैरान हो जाती है कि ये बड़े मियाँ इस्माइल साहब ने क्या कर दिया, सारी सेज उल्टा दी रात को। और जो है उसके बड़े अजीब से तासुरात होते हैं, और बड़े मियाँ इस्माइल साहब जो है वो फ़ौरन जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहे होते हैं, नहीं नहीं ये जो फूल जो है गिर गए थे, मैंने कुछ नहीं किया, दुल्हन को हाथ नहीं लगाया।
ड्रामे में कोई जान नहीं है, बिल्कुल ही बोंगा है। यकीन कीजिए, थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग जो है वो जो वैम्प है और विलन जो है उनकी है। यहाँ पर ये यमुना ज़ैदी तो बिल्कुल ही फजूल एक्टिंग कर रही हैं, और शहजाद शेख तो अल्लाह बचाए, पता नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मोहब्बत तुझसे नफ़रत है में खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ था। उनकी क्या बात है, जब वो लिखते हैं तो किरदार ही इतना अच्छा लिखते हैं कि आम से आम अदाकार जो है वो भी अच्छी एक्टिंग जो है वो कर जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो बिल्कुल जो है वो बोंगिया ही मार रहे हैं। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है ज़बाइश। ज़बाइश यानी नाजरीन की आजमाइश। नाजरीन की आजमाइश होते होते यहाँ तक पहुँची कि पिछली किस्त में हमने देखा था कि गोशी साहिबा जो है उन्होंने भागने की कोशिश की, नोशी साहिबा उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर जो है पीर साहब ने उनको पकड़ लिया। एवं बिला वजह का सस्पेंस दिखाया हुआ। ठीक है जी, वहाँ पर वापस उसे ले गए। अब नोशी साहिबा के दिमाग में एक अचानक जो है बहुत बड़ी तदबीर आती है अपने आप को बचाने की। तो वो किसी तरह से नहीं, कितने आराम से जो है वो पीर साहब की बीवी के ज़रिए अपनी माँ को फ़ोन करवाती है और कहती है नदीम से कहो कि बैक डेट का एक निकाहनामा तैयार करवाए और मुझे जो है अपनी बीवी ज़ाहिर करे और यहाँ से ले जाए, क्योंकि पीर निकाह के ऊपर निकाह नहीं करेगा। अनोखी तरकीब जो है ये दिखाई जाती है। अब नदीम साहब जो हैं वो कराची आते हैं यकदम ही अपनी वालदा से मिलने के लिए, और वालदा जो हैं उनको ये कहती हैं कि देखो तुम इस लड़की की ज़िंदगी जो है वो बचानी होगी और उससे जो है वो बैक डेट में निकाह करो ताकि उसको वहाँ से जो है लाया जा सके। और नदीम साहब कहते हैं मैंने एक और ज़िंदगी बचाने के लिए निकाह कर लिया है और मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। अब जिसने भी ड्रामा देखा मुझे ये बताएं कब आपने देखा कि नदीम को ताशी से शदीद मोहब्बत हो गई थी। बुशरा साहब जो भी चाहे लिख सकती हैं। और पीर साहब का स्ताना दिखाया जाता है, यार इतना गुस्सा आता आपको। गुड्डी का आवाज़, जिसमें हम बचपन में गुड्डियाँ नहीं बनाया करते थे, याद है आपको, उससे जो है वो दरगाह बनाई हुई है। यार खुदा का खौफ करो, इतनी डायरेक्टर साहब जो है, चलो यहाँ पे लिखने वाले का कसूर नहीं, डायरेक्टर साहब इतनी सी तो अकल, आपसे अच्छे सेट जो हैं वो 60s की फिल्मों में लगाते थे, जो पीछे घर के बाहर पहाड़ सा दिखाते थे, पहाड़ी इलाका दिखाने के लिए। आप कम से कम यार सो बोंगा यार, इतना भी फॉर ग्रांटेड जो है मत लेना नाज़रीन को। मुझे लगता है हुआ ये होगा कि सारे पैसे जो हैं वो शहाना साहबा की जो एक्सटेंशंस हैं, उनकी जो मेकअप है, उनकी साड़ियां हैं, उनकी वो नकली लैशेस जो होती हैं उस पर ख़र्च हो गए हैं, और दरबार के लिए पैसे नहीं बचे तो उन्होंने गुड्डी कागज़ का दरबार जो है वो बना लिया, क्योंकि आखिर बेगम की फरमाइशें पहले पूरी करनी थी। और ये तरकीब जो है, अब मसला पैदा हो गया। अब तो ये तरकीब तो दे दी गई है, लेकिन अब किया क्या जाए। दुल्हा जो नदीम तो वो चला गया, उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने शादी कर ली हुई है। भाई तुमने नकली निकाहनामा जो है वो बनाना था, तुमने शादी कर ली हुई, ठीक है, तो तुम एक और नकली निकाहनामा तैयार करवाओ, और किसी को तुम्हारी शादी का पता ही नहीं है। तुम नकली निकाहनामा तैयार करवाओ और जाओ और कहो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेने के लिए आऊँ, तुमने मदद करनी है। लेकिन नहीं, क्योंकि बुशरा साहबा के दिमाग में एक और एंगल चल रहा था। ये काम जो उन्होंने करवाया पेजी से, कहा पेजी तुम जो हो उसके नकली शौहर बनो और निकाहनामा तैयार करवाओ और तुम मेरे साथ जो है वो चलो और उसको लेके आते हैं। अब ये बताएं जी, 2 साल से जायद का अरसा हो गया है, ठीक है। पेजी साहब ने शहाना से शादी की हुई है। शहाना एक बहुत बड़ी स्लैब हैं, ठीक है, इतनी बड़ी अदाकारा हैं कि उनकी जो है वो एक रात गाना गाने की 50 लाख रुपए लेते हैं, एक शूट के वो 45 लाख रुपए लेती हैं। उनकी दूसरी शादी पेजी से हुई है, छुप छुपा के दुनिया, सारी दुनिया को नहीं पता चला। जिनको पता है कि ये शहाना के घर में रहती है, उसके पास है, उनको ये नहीं पता कि पेजी शहाना का शौहर है। एवं बेवकूफ़ बनाया हुआ। यार कुछ तो शर्म करो। आपने लिखते वक्त यानी कि बेवकूफ़ तरीन ही लोगों को मतलब समझ जाए, नाजरीन को इतना ज़्यादा बोंगा आपने समझ लिया कि किसी को चीज़ ये समझ ही नहीं आएगी। ठीक है जी, पेजी साहब जो हैं वो चलते हैं जाते हैं ख्वाजा साहब के साथ, और ख्वाजा साहब तो कोई भाई लोग लग रहे हैं, और वो इसे कहा जाता है रूहानी पेशवा। वो रूहानी पेशवा कम और डंडा पीर ज़्यादा लग रहा है, और वो वहाँ पे जाता है इतनी अकड़ से, और वो जाता है और खरी खरी सब कुछ सुनाता है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनालिटी जो दिखाई गई है, वो उसका रोब है सब पे, तो निकाह का सारा चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ड्रामे में और भी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है बुशरा साहिबा ने।
क्योंकि अब पेजी साहब जो है वो नकली निकाहनामा लेके गए हैं और नौशी जो है वो दुल्हन बनी हुई है। भाई तुम अपनी दुल्हन लेने गई हो जिसे बकौल तुम्हारे अगवा किया गया, उसे दुल्हन क्यों बनाया भाई? मतलब उसे तुम्हारे साथ भेजते वक्त दुल्हन क्यों बनाया गया, मुझे ये तो बताएं जरा। अजीब बोंगापन है यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो नाजरीन का ख्याल रखो जो ड्रामे को देख रहे हैं। इतना ज्यादा बोंगापन बर्दाश्त नहीं होता अब। और वो जो उसको दुल्हन बनाया हुआ है और उसके बाद पीर साहब की अनोखे जहन में अनोखी बात होती है, वो कहते हैं मुझे पता है ये इसकी बीवी नहीं है। वो उसका निकाह वहां पर करवाते हैं पेजी से। अब पेजी साहब तो हो जाएंगे पक्के, पेजी का तो जो है वो क्या से कहते हैं लंगोटे का, वो पहले ही ढीला है, आपने देखा नहीं है, वो पहले से लाइनें मार रहा था 2-3 अकसाद में पहले। थोड़ी सी झलक जो है बुशरा साहब ने आपको दिखा दी थी। तो अब पेजी की होगी शादी नौशी से और वो उसकी सौकन जो है वो बुशरा बीबी की आ जाएगी घर में, और शहाना और ये जो हमारी हैं नौशी साहिबा, ये जो हैं अब इनकी तसल जो है चलेगी। क्योंकि नौशी को जैसे ही पता चलेगा नदीम ने शादी कर ली है तो फिर वो उसकी माँ के खिलाफ हो जाएगी। ओह मामा मिया, पता नहीं किस लिए, हमें पता है किसने लिखा है, ये किस लिए लिखा गया, हमें टॉर्चर करने के लिए। पता नहीं ये ड्रामा कब ख़त्म होगा और कब कोई अच्छा लिखा हुआ ड्रामा जो हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ मैं अगली जो ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है प्रेम गली। प्रेम गली की में बहुत सारी बोंगी बातें जिन पे मुझे गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त कर लेता अगर उज़मा हसन साहबा से कुछ और बेहतर काम जो है वो लिया जाता। इस किस्त में हमने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं देखी। हमने ये देखा कि फ़री जो है उसका रिश्ता जो है हो रहा है, उसके रिश्ते के लिए लोग जो हैं वो आते हैं, और यहाँ पे हमने अजीबोगरीब चीज़ें देखी। हमने देखा कि जब गेट पर जो है हसीना यानी फ़रा शाह जो है जब वो लोगों को रिसीव करती हैं मेहमानों को, तो उनका वही फजूल सा मेकअप है और गेटअप है, जैसा मैंने बताया था कि वो औरत कम और हिजड़ा ज़्यादा लगती हैं और वो मोटी सी, मुंह फूला हुआ और अजीब सा लग रहा है। लेकिन जैसे वो मेहमानों लेके अंदर जाती है तो उनकी वो विग भी उतर जाती है और उनका चेहरा भी बिल्कुल स्मार्ट हो जाता है, पता नहीं। और फिर जब वापस जो है वो मेहमानों को वापस जो है वो दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है तो फिर वही फूला हुआ मुंह और अजीब सी विग जो है वो लगी हुई होती है। यानी कि डायरेक्टर ने, एडिटर ने कोई ख्याल नहीं रखा कि कौन सा सीन कब जो है वो शूट किया गया है और कौन सा सीन कब शूट किया गया है। कंटिन्यूटी का बिल्कुल जो है वो ख्याल जो है वो नहीं रखा गया। और इस ड्रामे में कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ कि फ़री जो है उसका रिश्ता जो है एक फिरदौस नामी लड़के के साथ हुआ है, और सारी किस्त में यही ड्रामा जो है वो चलता रहा कि उस लड़के का नाम फिरदौस है, नाम लड़कियों जैसा है, क्योंकि फ़री का जो भाई है जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसका नाम भी फिरदौस है। इस तरह लड़के का नाम और लड़की का नाम फिरदौस जो एक हो गया तो फिर ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। और इसी तरह सुहाय जो है वो भी अपनी सहेली के साथ ये सारा सीन जो है क्रिएट कर रही होती है। बेसिकली इस किस्त में कुछ भी ऐसी ख़ास चीज़ जो है वो नहीं हुई जिसके बारे में हम बात कर सकें। और इस हफ्ते जो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ वो है कि काउंटडाउन वीक में 5 ड्रामास की मैं बात करूँगा जिनके बारे में सबसे जो है वो 5वें नंबर पे कौन है, चौथे पे कौन सा है, तीसरे पे, दूसरे पे और पहले नंबर पे कौन है। तो 5वें नंबर जो है वो जो सबसे फजूल और भयानक ड्रामा है वो ज़बाइश है। ज़बाइश जो है सबसे भयानक है। चौथे नंबर पे भयानक होने के लिहाज से जो है वो है मोहब्बत तुझे अलविदा। ये बिल्कुल ही मतलब कि भयानकपन की हदों को ये छू रहा है। ज़बाइश से थोड़ा सा कम है लेकिन ये भी भयानक ही है। तीसरे नंबर पे जिसकी हम बात करेंगे वो है जलन और सैराब दोनों, क्योंकि जलन जो है वो बेहतर था लेकिन अब जो है वो इस वीक पे वो डाउन चला गया, और सैराब जो है वो है ही डाउन। तो तीसरे नंबर पे जो है वो सैराब है। दूसरे नंबर पे मेरी नज़र में जो ड्रामा है जो कुछ बेहतर जा रहा है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं लेकिन फिर भी ठीक है, वो है मुश्क। कि उसकी कास्ट अच्छी है, मतलब बोंगापन उसमें भी है लेकिन इन सब में वो क्या कहते हैं अंधों में काना राजा। तो इस लिहाज से ये दूसरे नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन सा, सबात।
सबात जो है उसकी डायरेक्शन, उसकी एक्टिंग, उसकी राइटिंग, उसकी प्रोडक्शन, सिनेमाटोग्राफी सब जो है वो बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए वो इस हफ्ते जो है वो नंबर 1 पे है। इसके साथ ही मैं अपना रिव्यूज़ का ये जो वीडियो, ये प्रोग्राम बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का जो एपिसोड है ये पसंद आया होगा। और प्लीज़ गाइस, मैं आपसे फिर कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके और आप मेरे ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो देख सकें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।